हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के जो थियोरेटिकल पार्ट है एफोरिज्म 1 से लेके तक एफोरिज्म 70 उसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि उन एफोरिज्म्स में डॉक्टर हैनीमैन सर ने क्या बताया है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एफोरिज्म 1, द हाई मिशन ऑफ द फिजिशियन। एफोरिज्म 1 में बताया गया कि फिजिशियन का एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए, टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, टू क्योर। ठीक है। देन एफोरिज्म 2 में बात की गई है द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर की, कि जो हमारा क्योर है वो कैसा होना चाहिए। इट शुड बी रैपिड, इट शुड बी परमानेंट, ठीक है, इट शुड बी शॉर्ट, हार्मलेस होना चाहिए, पेशेंट को हार्म ना हो, ओके, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन ईजिली कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल, जो आराम से सबके समझ में आए आसानी से। देन एफोरिज्म 3, नॉलेज ऑफ द फिजिशियन। एफोरिज्म 3 में डॉक्टर हैनीमैन जो है वो नॉलेज ऑफ फिजिशियन के बारे में बात करते हैं कि एक फिजिशियन के पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो फिजिशियन को क्या क्वालिटी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ डिजीज़ होना चाहिए उसके पास, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर्स होने चाहिए, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि क्या रेमेडी है इंडिकेटेड है एक पर्टिकुलर डिजीज़ में। ही मस्ट नो व्हाट इज़ द प्रॉपर रिपीटिशन, व्हाट शुड बी द प्रॉपर डोजेस। सो बेसिकली उसको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्योरेबल इन डिजीज़, एक डिजीज़ में क्या उसको क्योर करना है, व्हाट इज़ क्योरेटिव इन मेडिसिन, मेडिसिन में क्या क्योरेटिव है, एंड हाउ टू अडेप्ट व्हाट इज़ क्योरेटिव इन मेडिसिन टू व्हाट इज़ क्योरेबल इन डिजीज़ अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स। एक जो क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं उसमें कैसे एक फिजिशियन रिलेट करेगा कि मेडिसिन में क्या क्योरेटिव है और हमें डिजीज़ में क्या क्योर करना है, उसके बेसिस पे कैसे हम रिलेट करेंगे। तो ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए फिजिशियन में। देन कमिंग ऑन टू एफोरिज्म 4, हाउ टू प्रिजर्व द हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीजेज़। एक फिजिशियन को नॉलेज होनी चाहिए कि वो कैसे किसी भी डिज़ीज़ को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। क्योर करने को तो उसको पता होना चाहिए कि हाउ ही विल क्योर द डिज़ीज़, बट उसको ये भी पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ है तो वो उसको कैसे प्रिवेंट करेगा, कैसे वो एक हेल्थ को प्रिवेंट करेगा। उसको ये चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जो हेल्थ को ख़राब कर सकती हैं और डिज़ीज़ कॉज कर सकती है। देन कमिंग ऑन टू एफोरिज्म 5 to 18, नॉलेज ऑफ डिजीज़ के बारे में बताया गया है। तो एफोरिज्म 5 में बताया गया है द कॉजेज़, एक्साइटिंग एंड द फंडामेंटल कॉजेज़ की बात की गई है, द कॉजेज़ ऑफ द डिजीज़, जो डिजीज़ कॉज कराते हैं, और अदर सर्कमस्टांसेस लाइक उसका मॉरल कैरेक्टर, उसका सोशल रिलेशनशिप्स, उसका एज, उसके सेक्सुअल फंक्शन, उसका ऑक्यूपेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑल दीज थिंग्स हमारे अदर एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस में आ जाते हैं। देन कमिंग ऑन टू एफोरिज्म 6, इसमें बात की गई है मॉर्बिड फिनोमेना की, जो भी चीज़ें पेशेंट की हेल्थ को ख़राब कर रही है, क्या क्या सिम्टम्स हैं। पोर्ट्रेट ऑफ डिज़ीज़, पोर्ट्रेट ऑफ डिज़ीज़ क्या होता है, जो भी साइंस एक डिज़ीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिनको हम अपने सेंस के थ्रू परसीव करते हैं, वही हमारे पोर्ट्रेट ऑफ डिज़ीज़ होते हैं, ठीक है। तो फिजिशियन क्या होना चाहिए, अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ अपने सेंसेस के बेसिस पे ही उसको क्या करना है, टोटलिटी निकालनी है, साइंस और सिम्टम्स लेकर उसको एक पोर्ट्रेट बनाना है डिज़ीज़ का, ठीक है, तभी वो क्या कर पाएगा, पेशेंट को क्योर कर पाएगा, ओके। देन एफोरिज्म 7 में बात की गई है द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या होता है, जो भी हमारा इनर एफेक्शन होता है वाइटल फोर्स का, जो भी गड़बड़ी होती है वो हमको बाहर साइंस और सिम्टम्स के रूप में दिखती है, वही हमारा टोटलिटी ऑफ सिम्टम होता है। देन एफोरिज्म 8, डिजीज इज क्योर्ड एंड हेल्थ रिटर्न्स बाय इरेडिकेटिंग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ओनली। एफोरिज्म 8 में कहा गया है कि जो डिज़ीज़ है वो तभी क्योर हो पाएगी और हेल्थ तभी वापस आएगी एक पेशेंट की जब हम उन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को पूरी तरीके से हटा देंगे। देन एफोरिज्म 9 और 10 में बात की गई है वाइटल प्रिंसिपल इन हेल्थ की, कि एक हेल्दी कंडीशन में जो वाइटल प्रिंसिपल होती है उसका क्या रोल होता है। तो उसका क्या एफोरिज्म 9 में बताया गया है कि जो हमारा वाइटल फोर्स होती है, जो हमारी वाइटल प्रिंसिपल होती है, वो क्या होती है, सेल्फ रूल्ड होती है, ऑटोमेटिक होती है, और हमारे सेंसेशंस और फंक्शंस को एक हार्मनी में ऑपरेट करती है, ठीक है। जितने भी हमारे बॉडी के वाइटल ऑपरेशंस हैं, ठीक है, हमारा रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, इन सबको एक प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखती है वाइटल फोर्स।
देन एफोरिज्म 10 में बोला गया है कि जो हमारा मटेरियल ऑर्गेनिज्म है, जो हमारी बॉडी है, वो बिना वाइटल फोर्स के कुछ भी नहीं है। ना हम कोई सेंस कर पाएंगे, ना कोई फंक्शन हमारे पास रह पाएगा, ना सेल्फ प्रिजर्वेशन रहेगा। तो ये वाइटल फोर्स ही है जो हमारी बॉडी को चलाता है। देन एफोरिज्म 11th में बताया गया है व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाइटल प्रिंसिपल इन डिजीज़। अगर डिजीज़ हो जाता है कोई पेशेंट, तो उसमें वाइटल फोर्स जो होती है वो कैसे एक्ट करती है। देन एफोरिज्म 12, अफेक्शन ऑफ वाइटल प्रिंसिपल इज रिमूव्ड बाय इरेडिकेटिंग ऑफ द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो अगर हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को रिमूव कर लेते हैं, तो जो भी हमारी वाइटल फोर्स है, जो हमारा इफेक्ट हो गई है डिजीज़ कंडीशन में है, वो सही हो जाती है। Then aphorism 13, except in surgical cases, nothing is to be removed from within or outside the body, diseases are not material. aphorism 13 में बताया गया है कि सर्जिकल केसेस को छोड़ के ऐसा कोई भी केस नहीं होता है डिजीज़ का जिसमें हम बॉडी के अंदर से या बॉडी के बाहर से कोई ऐसी चीज़ रिमूव करते हैं तो हम डिज़ीज़ क्योर कर लेते हैं। अगर तो सर्जरी का केस है तो हम उस ऑर्गन को या उस पार्ट को हम हटा देते हैं तो वो क्योर हो जाता है पेशेंट। बट अगर सर्जिकल केस नहीं है तो हम ना पेशेंट के अंदर से ना उसके बाहर से उसका कोई भी पार्ट अगर रिमूव करेंगे तो हमारी डिज़ीज़ क्योर नहीं होगी। डिज़ीज़ मटेरियल नहीं होता है कि जैसे अगर कोई स्किन कंडीशन है, हैंड पे बहुत ज़्यादा नेक्रोटिक कंडीशन हो रही है हाथ की, अगर हम उसको रिमूव कर दें तो हमारी डिज़ीज़ क्योर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देन एफोरिज्म 14, what is abnormal and curable in diseases is the totality of the symptom। तो जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम होता है वही क्या होता है, एबनॉर्मल चीज़ होती है और वही चीज़ हमको एक डिजीज़ में क्योर करनी होती है। तो अगर हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को क्योर कर देते हैं तो मतलब हमने पेशेंट को क्योर कर दिया। देन द डिजीज्ड वाइटल प्रिंसिपल एंड द डिजीज सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय इट आर वन एंड द सेम थिंग इनसेपरेबल होल। मतलब एफोरिज्म 15 में क्या बताया गया है कि जो हमारा डिजीज्ड वाइटल प्रिंसिपल होती है, ठीक है, जो हमारी वाइटल प्रिंसिपल ख़राब हुई है, ठीक है, ये और जो हमारे डिजीज़ सिम्टम्स आ रहे हैं वो एक ही चीज़ है। वाइटल फोर्स में जब डिरेंजमेंट हुआ, उसमें कोई गड़बड़ी हुई, तो वही चीज़ हमको डिजीज्ड सिम्टम के रूप में देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, दे आर वन एंड द सेम थिंग। देन कमिंग ऑन टू एफोरिज्म 16, डायनेमिक इन्फ्लुएंसेस ओनली कैन कॉज एंड क्योर डिजीज्ड वाइटल प्रिंसिपल। सिर्फ डायनेमिक इन्फ्लुएंसेस, जो हमारा वाइटल प्रिंसिपल होता है, क्योंकि वो डायनेमिक इन नेचर होता है, मतलब हमेशा चलता हुआ चीज़, ठीक है, समथिंग इन मोशन। तो डायनेमिक इन्फ्लुएंस ही उस वाइटल प्रिंसिपल को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक है, और कॉज भी वही कर सकते हैं। एक वाइटल प्रिंसिपल को बीमार भी कोई डायनेमिक इन्फ्लुएंस ही करेगा और उसको क्योर भी वही करेगा, ठीक है। Then physician has to remove only the totality of disease symptoms and the entire disease is removed simultaneously। एफोरिज्म 17 में ये कहा गया है कि अगर फिजिशियन सिर्फ टोटलिटी ऑफ डिजीज सिम्टम्स को रिमूव कर देता है तो पूरी डिजीज़ अपने आप ही रिमूव हो जाती है। एफोरिज्म 18, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इज़ द ओनली गाइड टू द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। तो एफोरिज्म 18 में ये कहा गया है कि जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है यही एकमात्र क्या होता है, रास्ता होता है जो कि हमको मेडिसिन सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। देन ये तो हो गया हमारा 5 से लेकर तक 18 तक, ठीक है, नॉलेज ऑफ डिजीज़। अब हम बात कर लेते हैं नॉलेज ऑफ मेडिसिन की, फ्रॉम एफोरिज्म 19 टू 46। एफोरिज्म 19, curative power of a medicine solely depends on their power of altering the state of man's health। मेडिसिन का जो क्योरेटिव पावर होता है ना, वो उसके पावर पे डिपेंड करता है जो कि वो एक मैन के हेल्थ को ऑल्टर करने का पावर होता है। मतलब अगर कोई एक मेडिसिन है, उसका जो एक पर्टिकुलर पेशेंट के, एक पर्टिकुलर मैन की हेल्थ को चेंज करने का अगर उसके पास पावर है तो उसका क्योरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन भी वही होगा, ठीक है। तो इफ़ दैट मेडिसिन इज़ कैपेबल ऑफ ऑल्टरिंग द स्टेट ऑफ मैंस हेल्थ, देन उसका जो क्योरेटिव पावर है मेडिसिन का, वो उसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कितने हद तक वो एक पर्टिकुलर मैन की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है।
Then aphorism 20, the curative power of medicine can only be ascertained by noting its effects on a healthy person. तो ड्रग प्रूविंग करके कोई हेल्दी पर्सन है उस पर हम ड्रग प्रूव करते हैं, उस पर हम एक पर्टिकुलर ड्रग के इफ़ेक्ट्स को नोट करते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि उस मेडिसिन का क्योरेटिव पावर क्या है. ठीक है, यानी कि जो एक मेडिसिन का डिजीज़ क्योरिंग पावर होता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, वही उसका डिजीज़ क्योरिंग पावर भी होता है. ठीक है, तो जो उसका एक हेल्दी पर्सन में अगर कोई डिजीज़ कॉजिंग पावर है एक मेडिसिन का, तो एक डिजीज्ड इंडिविजुअल में दैट विल बी इट्स डिजीज़ क्योरिंग पावर. ठीक है, अगर एक हेल्दी पर्सन में कोई मेडिसिन डिजीज़ कॉज कर रही है तो वो सिम्टम्स, वही सेम सिम्टम्स वो एक डिजीज्ड इंडिविजुअल में क्योर करने की भी क्षमता रखती है. देन aphorism 21, डिजीज़ क्योरिंग पावर ऑफ मेडिसिन इज सेम एज डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर. तो जो डिजीज़ क्योरिंग पावर होता है मेडिसिन का, वही उसका डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर होता है. aphorism 22, we may either select the medicine which produces similar or dissimilar symptoms to the disease, and experience help us to select a medicine which manifest similar or dissimilar symptoms to the disease symptomatology. तो aphorism 22 में क्या कहा गया है कि हम या तो वो मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करे डिज़ीज़ के, या फिर हम वो मेडिसिन सेलेक्ट करें जो कि डिज़ीज़ के अपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करती है. ठीक है, और एक्सपीरियंस हमको ये हेल्प करता है मेडिसिन सेलेक्ट करने में कि हम सिमिलर वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करने वाले डिजीज सेलेक्ट करेंगे मेडिसिन की डिसिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के लिए. aphorism 23, experience and research convince us that the disease symptoms are far from being removed by the medicine which has opposite symptoms. aphorism 23 में बताया गया है कि जो मेडिसिन है अगर वो अपोजिट सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है डिजीज़ सिम्टम्स के, तो वो चीज़ वो क्या होगा कि वो क्योर नहीं हो पाएगा, वो बहुत ही दैट इज़ फार अवे फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड. ठीक है, तो अगर कोई मेडिसिन है वो डिजीज़ सिम्टम्स के अपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, लाइक एलोपैथी और एनांशियोपैथिक या पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट में होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए हमको लगेगा कि वो चीज़ ठीक हो गई है, बट बाद में वो एक इंक्रीज्ड इंटेंसिटी के साथ आ जाता है, एग्रीवेशन होता है. Then 24, experience and careful trials convince us that the disease symptoms are cured by medicine having similar symptoms. अब 24 में बताया गया है कि एक्सपीरियंस और केयरफुल ट्रायल करके हमको ये पता चल चुका है कि जो डिजीज़ सिम्टम्स हैं वो सिर्फ उसी मेडिसिन से क्योर हो सकते हैं जो कि सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है. aphorism 25, careful trials convince us that medicine which in its action on the healthy human produces greatest number of symptoms similar to those observed in disease, removes the totality of symptoms of disease, and health returns permanently, rapidly and gently in doses of suitable potency and repetition of medicine. तो अब इसका मतलब क्या है कि careful trials convince us that medicine, केयरफुल ट्रायल्स जो हमने किए हैं उससे हमको क्या पता चलता है कि वो मेडिसिन जो कि एक हेल्दी ह्यूमन पे वो सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, वो सिम्टम आ रहे हैं उस मेडिसिन के एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जो कि एक डिजीज्ड इंडिविजुअल में देखे जा रहे हैं, उसी एकदम सिमिलर, तो वही मेडिसिन क्या होगी, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को रिमूव कर देगी उस डिज़ीज़ के और हेल्थ परमानेंटली, रैपिडली और जेंटली वापस आ जाएगी अगर हम उस मेडिसिन को सूटेबल डोज में, सूटेबल पोटेंसी में और अच्छी रिपीटिशन के साथ दें. ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला गया है कि मेडिसिन वही क्योरेबल होती है, वही क्योरेटिव होती है जो कि एक हेल्दी इंडिविजुअल में सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, वो सेम सिम्टम वो एक डिजीज्ड इंडिविजुअल में अगर दिख रहे हैं तो दैट मेडिसिन इज़ दी सिमिलरम. नाउ aphorism 26 में क्या कहा गया है, दिस फिनोमेना इज डिपेंडेंट ऑन द होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर. तो जो होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है, कि अ वीकर डायनेमिक इफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड
in the living organism by a stronger one if the latter is very similar to the former in its manifestation but differing in kind. सॉरी, तो होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर की बात की गई है एफोरिज्म 26 में, या फिर थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि अगर एक वीकर डायनेमिक इफेक्शन है, ठीक है, और उसकी जगह पे एक स्ट्रॉन्गर डायनेमिक इफेक्शन, एक स्ट्रॉन्गर डिजीज़ आ जाती है जो कि बिल्कुल सिमिलर है उसके सिम्टम्स में, लेकिन दैट इज़ डिफरिंग इन काइंड, ठीक है, उसका ओरिजिन सेम नहीं है, तो वो क्या कर देगी, उस वीकर डिजीज़ को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर देगी। देन एफोरिज्म 27, द क्योरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स दे हैव सिमिलर टू द डिजीज़, ठीक है। जो मेडिसिन का क्योरेटिव पावर होता है वो उन सिम्टम्स पर डिपेंड करता है जो कि डिजीज़ सिम्टम्स से मिलते जुलते हैं। 28, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर। 28 में एक अटेम्प्ट किया गया है, कोशिश की गई है थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करने की। ऑल्दो ये एक्सप्लेन हो नहीं सकता, ये सिर्फ एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, ठीक है, बट कुछ कोशिश की गई है कि कैसे होता है, हाउ इट टेक्स प्लेस, ओके। Then 29, the proposition, the vital principle affected by the weaker dynamis of disease is seized and overpowered by the stronger dynamis of a similar medicine. तो एफोरिज्म 29 में क्या कहा गया है कि जो वाइटल प्रिंसिपल है वो एक वीकर डिजीज़ से अफेक्ट हुआ है और पूरी तरीके से वो डिरेंज हो चुका है। तो अगर उसी के उस डिज़ीज़ से मिलते जुलते सिम्टम्स वाली अगर कोई मेडिसिन है बट स्ट्रॉन्गर है उससे, तो वो क्या करती है, वो उस वाइटल प्रिंसिपल को जो डायनेमिक डिजीज़ घेरा हुआ है वो उसको ओवर पावर कर लेती है, वो सिमिलर मेडिसिन जो हम एडमिनिस्टर करते हैं। देन एफोरिज्म 30, नेचुरल डिजीजेज आर क्योर्ड एंड ओवरकम बाय द सुटेबल मेडिसिन बिकॉज द ह्यूमन बॉडी इज रेडिली अफेक्टेड बाय मेडिसिन दैन बाय नेचुरल डिजीजेज। नेचुरल डिजीज़ इसीलिए क्योर हो पाती है और ओवरकम हो जाती है सूटेबल मेडिसिन से, जब हम अप्लाई करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं सिमिलर रेमेडी एक पेशेंट को, तो जो नेचुरल डिजीज़ होती है वो चली जाती है, इरेडिकेट हो जाती है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो मेडिसिन से ज़्यादा जल्दी अफेक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल डिजीज़। देन एफोरिज्म 31, मोर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स do not possess the power of morbidly deranging the health of man unconditionally। जो मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स होते हैं, यानी कि जो हार्मफुल डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, उनमें हेल्दी मैन को डिरेंज करने का पावर अनकंडीशनली नहीं होता है, ठीक है। जब सूटेबल कंडीशंस मिलती है तभी वो हमारे बॉडी को डिरेंज कर पाते हैं, ठीक है। जब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस मिलते हैं तभी हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो हर टाइम पे ये जो मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स होते हैं दे कैन नॉट प्रोड्यूस डिजीज़ एट ऑल टाइम। नाउ एफोरिज्म 32 में क्या कहा गया है, एवरी रियल मेडिसिन एक्ट्स एट ऑल टाइम अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस एंड इन एवरी लिविंग बीइंग। एक रियल मेडिसिन जो होती है, ठीक है, अनलाइक द नेचुरल डिजीज़, वो हर सर्कमस्टांस में और हर कंडीशन पर और हर लिविंग बीइंग पर एक्ट करती है, ठीक है। नेचुरल डिजीज़ जो होते हैं, जो मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट होते हैं, उनको जब कोई कंडीशन मिलती है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस मिलते हैं एबनॉर्मल, तब वो डिज़ीज़ हमको हार्म करती है, तब वो नॉक्सियस एजेंट हमारे अंदर डिज़ीज़ प्रोड्यूस करते हैं। बट एक मेडिसिन जो है वो हर सर्कमस्टांस में और हर कंडीशन में एक्ट करती है एक हेल्दी मैन पर। नाउ एफोरिज्म 33, it is undeniably shown by experience that medicinal agents have an absolute unconditional power greatly superior to the morbific noxious agents that disturb the health and produce disease। ये एक्सपीरियंस से अनडिनाइबली दिखाया गया है कि जो मेडिसिनल एजेंट्स होते हैं उनमें अनकंडीशनल पावर होता है और नॉक्सियस एजेंट्स के पास जो पावर होता है उससे भी ज़्यादा सुपीरियर, ठीक है। यानी कि जो हमारे मेडिसिनल एजेंट्स होते हैं उनके पास
ज़्यादा पावर होता है, दे आर सुपीरियर दैन द मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स जो कि हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं और डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज हमारे जो मेडिसिनल एजेंट्स होते हैं वो हर टाइम पर एक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में पावर होता है, ठीक है। हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी डोज में देना है, कितनी पोटेंसी में देना है, कैसे रिपीट करना है। बट नॉक्सियस एजेंट्स जो होते हैं हमारे हाथ में वो नहीं होते हैं, वो कंडीशन मिलने पर रिएक्ट करते हैं। बट रेमेडी को हम अपने तरीके से दे सकते हैं। नाउ aphorism 34, medicinal agents should be capable of producing in the human body an artificial drug disease as similar as possible to the disease in order to effect a cure. Greater strength is not the sole cause for it. Medicinal agents जो होते हैं वो क्या होते हैं? They should be capable of producing in the human body. एक ह्यूमन बॉडी में उनमें कैपेबिलिटी होती है एक आर्टिफिशियल ड्रग डिजीज़ प्रोड्यूस करने की जो कि बिल्कुल सिमिलर होती है उस डिज़ीज़ के, ठीक है, क्योर करने के। ग्रेटर स्ट्रेंथ इज़ नॉट द सोल कॉज फॉर इट। मतलब क्या है इसका कि जो मेडिसिनल एजेंट्स हैं अगर वो एक डिज़ीज़ पर्सन में उस डिज़ीज़ के सिमिलर ही बट स्ट्रॉन्गर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल ड्रग डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी वो क्योर कर पाएंगे उस डिज़ीज़ को, ठीक है। स्ट्रॉन्गर होना ज़रूरी नहीं है बट सिमिलर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्ट्रॉन्ग और सिमिलर होना चाहिए जो हमारी रेमेडी है डिज़ीज़ के कंपैरिजन में, दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर एंड सिमिलर इन द सिम्टमेटोलॉजी एज कंपेयर टू द डिजीज सिम्टम्स। नाउ What happens when two dissimilar diseases meet in a person? अब आगे बात की गई है कि जब दो डिससिमिलर डिजीज़ एक पर्सन में होती है तो क्या कंडीशंस बनती है। नाउ एफोरिज्म 35, What happens when a disease is treated with unsuitable allopathic medicine even though it is stronger? एफोरिज्म 35 में बोला गया है कि अगर हम एक डिज़ीज़ को एलोपैथिक मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है, ऑल्दो स्ट्रॉन्गर होती है बट वो डिससिमिलर होती है, तो क्या होता है। नाउ द फर्स्ट केस इन एफोरिज्म 36 हैनीमैन सर बता रहे हैं कि व्हेन टू डिससिमिलर डिजीजेज ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ मीट इन द बॉडी द न्यू डिजीज विल बी रिपेल्ड बाय द बॉडी एंड नॉट अलाउड टू अफेक्ट इट। तो एफोरिज्म 36 में ये कहा गया है कि जब दो डिससिमिलर डिजीज़ इक्वल स्ट्रेंथ की मिलती हैं एक बॉडी में तो जो नई वाली डिजीज़ होती है वो रिपेल हो जाती है बॉडी से और इफ़ेक्ट नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। मतलब अगर पहले से कोई डिज़ीज़ है, ठीक है, और एक दूसरी डिज़ीज़ आई हमें हुई, ठीक है, और वो एकदम सिमिलर है और इक्वल स्ट्रेंथ में है, ठीक है, सॉरी डिससिमिलर है बट स्ट्रेंथ इक्वल है, ठीक है, ना ओल्ड वाली स्ट्रॉन्गर है ना न्यू वाली स्ट्रॉन्गर है, दोनों स्ट्रेंथ में इक्वल है बट डिससिमिलर है। तो क्या होगा, जो नई वाली डिजीज़ है वो आएगी ही नहीं, हमारी बॉडी जो है वो उसको रिपेल कर देगी और कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारी बॉडी पे। देन एफोरिज्म 37, अंडर ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट एन ओल्ड क्रॉनिक डिजीज रिमेन्स अनक्योर्ड एंड अनऑल्टर्ड with the medicine incapable of producing a state of health similar to the disease in the healthy individual. अब अगर कोई ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट है, ठीक है, और एक ओल्ड क्रॉनिक डिजीज़ है, तो अगर जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो उस डिज़ीज़ कंडीशन के सिमिलर नहीं है तो क्या होगा कि जो हमारी क्रॉनिक डिजीज़ है वो वैसे ही रह जाएगी और वो अनक्योर्ड रह जाएगी और उस पर कोई चेंज नहीं होएगा, ठीक है। Now, aphorism 38, when two dissimilar diseases meet where the new is stronger and the older one is weak, the older one is suspended for the time being and then reappears uncured, they never cure one another. अब फर्स्ट केस में क्या कहा गया था कि जब दो डिसिमिलर डिजीज़ मिलती है इक्वल स्ट्रेंथ की तो जो नई वाली डिजीज़ है वो रिपेल हो जाती है और हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं होता है और ओल्ड वाली वैसे ही रहती है। अब 38 में ये बताया जा रहा है कि जब दो डिसिमिलर डिजीज़ मिलती है जहाँ पे जो नई वाली डिजीज़ आई है वो पहले वाले से क्या है, स्ट्रॉन्गर है बट कैसी है, डिसिमिलर है। तो जो ओल्ड वाली होती है वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाती है, ठीक है, लेकिन वापस से वो क्या होती है कि वो रीअपियर हो जाती है कुछ टाइम के बाद।
जब नई वाली डिज़ीज़ आई तो ओल्ड वाली जो वीक डिज़ीज़ थी वो हमारी सस्पेंड हो जाती है कुछ टाइम के लिए, बट वापस से फिर वो क्या होती है कुछ टाइम के बाद रीअपियर कर जाती है, और ये एक दूसरे को कभी भी क्योर नहीं कर पाते. नाउ aphorism 39. In ordinary treatment with a strong dissimilar medicine, the disease is kept in abeyance, merely suppressed, merely suspended. As long as the treatment is instituted, it however always returns. तो aphorism 39 में ये कहा गया है कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग डिसिमिलर मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, और जो उसकी डिज़ीज़ है वो क्या होगी, जो ओल्डर डिज़ीज़ है वो क्या होगी, वो सप्रेस हो जाएगी कुछ टाइम के लिए. एबेंस मतलब टेम्परेरी सस्पेंशन हो जाएगा उसका जब तक हमारी ट्रीटमेंट चल रही है. ठीक है, फिर जब हम ट्रीटमेंट ख़त्म करते हैं, ट्रीटमेंट हमारी रुकती है, तो फिर से वो डिज़ीज़ क्या होती है, वापस आ जाती है. ठीक है, तो अगर पहले से कोई एक डिज़ीज़ है, हमने एक स्ट्रॉन्गर मेडिसिन दे दिया बट डिसिमिलर कैरेक्टर का, तो वो डिज़ीज़ जो हमारी पहले वाली है कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाएगी. ठीक है, कुछ टाइम के लिए शांत बैठ जाएगी, कोई हलचल नहीं करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी. बट जब हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वो वापस से आके प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगी हमारी बॉडी में. नाउ aphorism 40. The new disease having acted on the organism joins the old dissimilar disease to form a complex disease as they cannot cure or repel each other. ठीक है, अब aphorism 40 में क्या कहा गया है कि ये थर्ड केस है कि जब दो डिसिमिलर डिजीज़ेस सेम इंटेंसिटी की होती है और बहुत ज़्यादा वो ऑर्गेनिज्म पे लॉन्ग टाइम के लिए एक्ट कर दी गई है, तो क्या होता है कि वो पुराने वाली को क्या करती है, वो जॉइन कर देती है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बहुत टाइम के लिए एक सेम इंटेंसिटी की मतलब मेडिसिन दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है ना वो उससे वीक है, बट बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हमारी मेडिसिन है, तो क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स डिज़ीज़ बन जाती है. ठीक है, तो न्यू डिज़ीज़ अगर बहुत टाइम तक एक ऑर्गेनिज्म पे एक्ट कर रही है तो वो ओल्ड डिसिमिलर डिज़ीज़ को जॉइन कर लेती है और एक कॉम्प्लेक्स डिज़ीज़ बन जाती है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिफिलिटिक पेशेंट है तो वो सोरिक भी बन सकता है और सोरिक पेशेंट सिफिलिटिक भी बन सकता है. ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को कभी भी डिसिमिलर डिज़ीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे को रिमूव कभी नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे को क्योर नहीं करती है. ठीक है, दे नीदर क्योर नॉर रिपेल ईच अदर, एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बन जाता है. नाउ aphorism 41. Long continued employment of a stronger and dissimilar medicine results in a new tedious morbid condition of chronic nature, giving the patient a double in place of a single disease often quite incurable. तो अगर हम बहुत टाइम तक एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को और डिसिमिलर मेडिसिन है उसके कंडीशन के, तो क्या होगा, उसमें एक अलग ही मॉर्बिड कंडीशन डेवलप हो जाएगी और पेशेंट क्या होगा, एक डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज़ से सफ़र करेगा इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वन. पहले तो उसको एक ही डिज़ीज़ थी, अब हमने उसको स्ट्रॉन्गर मेडिसिन और डिसिमिलर मेडिसिन दे के उसकी प्रॉब्लम और बढ़ा दी और अब उसको डबल डिजीज़ हो गई है, कॉम्प्लेक्स डिजीज़, जो कि इनक्योरेबल होती है ऑफन. ठीक है, देन aphorism 42. Two dissimilar diseases according to the law of nature do not remove, do not annihilate and cannot cure one another, but both can coexist in the same organism. aphorism 42 में क्या कहा गया है कि जो दो डिसिमिलर डिजीज़ होती है लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग, ये ना ही एक दूसरे को रिमूव करती है, ना जड़ से हटाते हैं, ना एक दूसरे को क्योर करते हैं, बल्कि सेम ऑर्गेनिज्म में एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं. ठीक है, 43 aphorism. Totally different is the result when two similar diseases meet in an organism, and we should learn a lesson as to how a physician ought to cure. aphorism 43 में क्या कहा गया है कि जब दो सिमिलर डिजीज़ेस मिलती है तो बिल्कुल ही अलग रिजल्ट होता है. जब दो सिमिलर डिजीज़ मिलती है, ठीक है, दो डिसिमिलर डिजीज़ेस मिली तो हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योर तो नहीं हो रहा है. तो वही बोला जा रहा है 43 में कि जब दो सिमिलर डिजीज़ मिलेगी तो बिल्कुल ही अपोजिट, बिल्कुल ही डिफरेंट रिजल्ट आता है. ठीक है, और हमें ये लर्न करना चाहिए कि कैसे एक फिजिशियन को क्योर करना चाहिए. ठीक है, नाउ aphorism 44.
2 similar diseases can neither repel one another nor suspend one another. 44 में ये कहा गया है कि जो 2 similar diseases होती है वो ना ही एक दूसरे को रिपेल करती है, ठीक है, और ना ही सस्पेंड करती है. मतलब ऐसा नहीं है कि 2 सिमिलर डिजीज़ है वो आने नहीं देगी, ठीक है. अगर एक डिजीज़ है, दूसरी सिमिलर मेडिसिन हम दे रहे हैं तो वो उसको आने नहीं देगा, वो रिपेल करेगा, ऐसा नहीं होता है. और ना ही ये होता है कि वो सस्पेंड कर देते हैं, एक दूसरे को कुछ टाइम के लिए रोक के रखते हैं, ऐसा भी नहीं होता है. नाउ एफोरिज्म 45. When 2 similar diseases meet in an organism, the stronger one annihilates the weaker one. The vital principle is seized by the stronger and hence it cannot feel the weaker dynamis. तो क्या होता है कि जब 2 सिमिलर डिजीज़ एक ऑर्गेनिज्म में मिलती हैं तो जो स्ट्रॉन्गर वाली होती है वो वीकर वाले को क्या करती है, एकदम जड़ से हटा देती है. और जो वाइटल प्रिंसिपल है अब वो स्ट्रॉन्गर वाले के हाथ में आ जाता है. स्ट्रॉन्गर वाली अब उसको क्या करती है, गिरफ्त में अपनी ले लेती है और उसको वीकर डायनेमिक्स का जो भी चीज़ें होती है वो फील ही नहीं कर पाता है वाइटल प्रिंसिपल, क्योंकि वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल ड्रग डिजीज़ जो होती है वो उसके पावर में आ जाता है. नाउ एफोरिज्म 46. Other diseases presenting similar symptoms have homeopathically cured many natural diseases in the course of nature. तो इसमें बताया गया है 46 में कि जो डिज़ीज़ सिमिलर सिम्टम्स प्रेजेंट करती है वो बहुत सारी नेचुरल डिज़ीज़ को क्या करता है कि होम्योपैथिकली क्योर कर देते हैं, ठीक है. मतलब कि जो सिमिलर प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स वाली डिज़ीज़ होती हैं ना वो हमारे नेचुरल डिज़ीज़ को क्योर कर सकती है. नाउ 47 to 69 में क्या बताया गया है, हाउ टू अडेप्ट व्हाट इज़ क्योरेटिव इन मेडिसिन टू व्हाट इज़ क्योरेबल इन डिजीज़ अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स. हमें कैसे ये देखना है कि क्या मेडिसिन में क्योरेटिव है और क्या डिज़ीज़ में क्योरेबल है, हम इन दोनों चीज़ों को कैसे रिलेट करेंगे, ये चीज़ हमको पढ़नी है 47 से 69 में. ना एफोरिज्म 47. Nothing better could teach the physician than nature how he ought to choose the medicine to cure rapidly, gently and in a permanent manner. ठीक है, तो मतलब कि फिजिशियन को नेचर से अच्छा कोई भी नहीं समझा सकता कि कैसे हमें मेडिसिन चूज़ करनी है रैपिड, जेंटल और परमानेंट क्योर के लिए, ठीक है. तो जो नेचर है वो बेस्ट हमको एक्सप्लेनेशन देता है, बेस्ट हमको समझाता है बहुत ही प्लेन और कन्विंसिंग तरीके से कि कैसे हम एक मेडिसिन चूज़ करेंगे परमानेंट और रैपिड क्योर करने के लिए. नाउ एफोरिज्म 48. नीदर इन नेचर नॉर थ्रू द मेडिकल आर्ट कैन अ डिसिमिलर डिजीज और मेडिसिन eradicate the other natural disease, only a similar agent can only do so. ना ही नेचर में और ना ही मेडिकल आर्ट के थ्रू कोई भी डिसिमिलर डिजीज़ या डिसिमिलर मेडिसिन एक दूसरी नेचुरल डिजीज़ को इरेडिकेट कर सकती है. मतलब 48 में क्या बोला गया है कि जो डिसिमिलर डिजीज़ होती है या डिसिमिलर मेडिसिन होती है वो एक नेचुरल डिजीज़ को नहीं इरेडिकेट कर सकती, सिर्फ एक सिमिलर डिजीज़ या सिमिलर मेडिसिनल एजेंट ही एक नेचुरल डिजीज़ को हटा सकता है, उसी के बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए. नाउ एफोरिज्म 49. Unfortunately, there are very few diseases which are similar to other and can cure homeopathically other natural diseases. अब unfortunately हमारे पास नेचर में सिर्फ कुछ ही ऐसे डिजीज़ेज़ हैं, बहुत ही कम हैं, जो कि एक दूसरे के सिमिलर होते हैं और होम्योपैथिकली मतलब होम्योपैथिक लॉ जो होता है उसके बेसिस पे नेचुरल डिजीज़ को क्योर कर सकती है. तो डिजीज़ हमारे पास बहुत कम है ऐसी नेचर में जो एक दूसरे के सिमिलर है. नाउ एफोरिज्म 50. नेचर हैज़ बट फ्यू डिजीजेज एज रेमेडियल एजेंट्स एंड दैट दे हैव सीरियस डिसएडवांटेजेस टू. तो एफोरिज्म 50 में बताया गया है कि नेचर के पास कुछ डिजीज़ तो है बट कम है, ठीक है, रेमेडियल एजेंट्स के रूप में उसके पास कम डिजीज़ है नेचर के पास जिससे कि नेचुरल डिजीज़ हमारी क्योर हो सकती है, बट इसकी सीरियस डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है. नाउ 51. ऑन द अदर हैंड द फिजिशियन हैज़ मेनी रेमेडियल एजेंट्स पोजेसिंग ग्रेटर एडवांटेजेस. नेचर में तो हमारे पास कम ही डिजीज़ है जो रेमेडी की तरह काम करती हैं,
बट एक फिजिशियन के पास बहुत सारे ऐसे रेमेडियल एजेंट्स होते हैं जो कि डिजीज़ के सिमिलर होते हैं और उसके बहुत अच्छे एडवांटेजेस भी हैं. नाउ दीज आर दस टू चीफ मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट. तो दो चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट की बात की गई है, द होम्योपैथिक दैट इज़ द सिमिलर एंड द एलोपैथिक दैट इज़ द अपोजिट वन. तो एफोरिज्म 52 में कहा गया है कि दो ही ट्रीटमेंट है, एक तो होम्योपैथिक जो कि सिमिलर मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, सिमिलबस क्यूरेंटर के बेसिस पे काम करता है, और दूसरा है हमारा एलोपैथिक, ठीक है, द अपोजिट मोड ऑफ ट्रीटमेंट, कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारिस क्यूरेंटर, ठीक है. Now, aphorism 53. The pure homeopathic art is the only correct method, only one possible way to cure natural diseases. It is unquestionable as pure experience teaches us a proper one as it is based on the internal infallible law of nature. तो aphorism 53 में ये कहा गया है कि जो होम्योपैथिक आर्ट है यही एक सही तरीका है नेचुरल डिजीज़ को क्योर करने का, और ये अनक्वेश्चनेबल है, इस पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक्सपीरियंस ये सिखाता है कि ये एक प्रॉपर तरीका है. जो होम्योपैथिक आर्ट ऑफ हीलिंग है ये एक प्रॉपर और करेक्ट मेथड है क्योंकि ये इनफैलिबल लॉ ऑफ नेचर पर बेस्ड है. इनफैलिबल मतलब जिसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता, ठीक है, जिसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती. Now, aphorism 54. Antipathic, palliative, allopathic method of treatment utilizes many things against diseases but usually improper ones. तो क्या कह रहा है कि जो एंटीपैथिक और पैलिएटिव और एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है ये बहुत सी चीज़ें अगेंस्ट डिजीज़ क्या करता है, अपनाता है, मतलब बहुत से तरीके हैं इसके पास, बट वो सारे क्या हैं, इम्प्रॉपर है, गलत तरीका है. इट कंप्राइजेज ऑफ सो मैनी सिस्टम्स. Each one believes that in disease only the morbid matter is to be removed. अब चाहे वो एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट हो, चाहे पैलिएटिव हो या एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट हो, इनको क्या लगता है कि जो डिजीज़ है, ठीक है, उसमें सिर्फ मॉर्बिड मैटर को ही रिमूव करना है, मतलब जो हमारा हार्मफुल एजेंट है, ठीक है, उसको अगर वो रिमूव कर देंगे तो वो क्योर कर देंगे. So when these methods are classified and the Metromedica are constructed, these are full of conjectures and compound prescriptions. तो जब ये मेथड क्लासीफाई होते हैं एंटीपैथिक, पैलिएटिव, एलोपैथिक, और ये मानते हैं कि सिर्फ मॉर्बिड मैटर अगर हम रिमूव कर देंगे तो हम डिजीज़ क्योर कर देंगे, तो जब ये मेट्रिया मेडिका इसकी बनती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कंजेक्चर्स के बेसिस पे होती है, यानी सिर्फ अनुमान के बेसिस पर होती है, और कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन मतलब एक सिंगल मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्सअप होती हैं. तो एफोरिज्म 54 में ये कहा गया है. नाउ 55, द एलोपैथिक मेथड इज़ पैलिएटिव ओनली. एफोरिज्म 55 में बोला गया है कि जो हमारा एलोपैथिक मेथड होता है, द हेट्रोपैथिक मेथड, ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पैलिएटिव होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए ही ये सिर्फ रिलीफ देता है. ओके, इंस्टेंटेनियस तुरंत रिलीफ मिलती है ना, इसीलिए पेशेंट भागते हैं इसके पीछे. Now, aphorism 56. For the past 17 centuries, they hope to win the confidence of their patients with these palliatives, which are fundamentally unhelpful and unhurtful methods of treatment that ought to have been avoided. अब क्या बोला गया है कि ये जो मेथड है ये फिजिशियंस क्या करते हैं कि सिर्फ ये अब पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस कैसे गेन करते हैं पैलिएटिव्स के थ्रू, ये फंडामेंटली तो अनहेल्पफुल होते हैं. अगर हम इसका बेस देखें तो अनहेल्पफुल होते हैं और हर्टफुल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं जो कि पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ हार्म करते हैं और उनकी डिजीज़ को सिर्फ बढ़ाते हैं, जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए. ठीक है. देन 57, एलोपैथिक मेथड ओनली ट्रीट्स अ सिंगल सिम्टम ऑफ द डिजीज़ विद अ मेडिसिन हैविंग एन एक्शन अपोजिट टू द डिजीज़. तो एलोपैथिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो सिर्फ एक सिंगल सिम्टम पे काम करता है, वो एक सिंगल सिम्टम को ट्रीट करता है. ठीक है, और वो भी उस मेडिसिन से जिसका एक्शन हमारे मेडिसिन के, हमारे डिजीज़ के अपोजिट होता है. ठीक है. नाउ एफोरिज्म 58, ऑब्जर्वेशंस प्रूव दैट आफ्टर टेम्पररी रिलीफ
एग्रीवेशन फॉलोज इन एवरी केस विद दिस मेथड। ऑब्जर्वेशंस ये प्रूव की हैं कि टेम्परेरी रिलीफ के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एग्रीवेशन होता है इस मेथड से। तो जो एलोपैथिक, एंटीपैथिक, पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, इन सब से क्या होता है, पहले तो टेम्परेरी रिलीफ मिलती है, उसके बाद में क्या होता है कि एग्रीवेशन होता है, वो उसकी प्रॉब्लम पेशेंट की और बढ़ जाती है। नाउ कमिंग ऑन टू एफोरिज्म 59, इंजीरियस इफेक्ट्स ऑफ सम एंटीपैथिक मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। 59 में बात की गई है कुछ एंटीपैथिक मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट के इंजीरियस इफेक्ट्स की, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपियम वगैरह है, ठीक है, और कैफ़ीन वगैरह, कॉफ़ी, इन सब के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में एफोरिज्म 59 में हैनीमैन ने बात की गई है कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं इन मेडिसिन्स के, इस एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के, ठीक है। Aphorism 60, increasing the dose at every palliation of the palliative never cures but induces further harm in chronically ill patient. Aphorism 60 में ये कहा गया है कि हर टाइम, ठीक है, हर पैलिएशन पे, मतलब जैसे जैसे पेशेंट को अगर आराम मिल रहा है तो अगर वैसे वैसे हम उसका डोज को बढ़ा रहे हैं तो वो क्योर नहीं कर रहा है उस पेशेंट को, बल्कि और उस पेशेंट में हार्म हो रहा है। जो क्रॉनिकली इल पेशेंट होते हैं, बहुत लंबे टाइम से एक डिज़ीज़ से जूझ रहे होते हैं, परेशान होते हैं, और उनको रिलीफ मिलता जा रहा है, उसके साथ साथ हम अपनी डोज बढ़ा रहे हैं, तो उस पेशेंट को सिर्फ हम हार्म कर रहे हैं और कुछ नहीं। Aphorism 61, physicians ought to have inferred about the utility of opposite and the only other good method of treatment, namely homeopathic. तो एफोरिज्म 61 में हैनीमैन सर क्या बोल रहे हैं कि अगर फिजिशियन इस अपोजिट जो है, या अपोजिट मोड ऑफ ट्रीटमेंट, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, अगर ये इसकी तरफ देख पाते कि ये कितना ख़राब है, कितने हार्मफुल है हमारे पेशेंट के लिए, तो वो डिस्कवर कर पाते कि जो रियल आर्ट ऑफ हीलिंग होता है वो हमारा होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, बल्कि ना कि हम एक एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट अपना कर जो उसके डिजीज़ सिम्टम्स हैं उसके अपोजिट हम सिम्टम्स प्रोड्यूस करा रहे हैं पेशेंट में, तो वो बिल्कुल ही गलत ट्रीटमेंट है, ठीक है। हमारा जो होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वही एक गुड मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। Then aphorism 62, the pernicious results of palliatives and efficacy of homeopathic treatment is so evident and infinitely important to the healing art. Facts deducted from many observations of homeopathic versus antipathic medical treatment. तो एफोरिज्म 62 में बताया गया है कि ये बहुत ही एविडेंट है, बहुत ही क्लियरली ये दिख रहा है कि जो हमारे पैलिएटिव्स हैं उसका कैसा रिजल्ट होता है, उसका पर्नीशियस यानी कि हार्मफुल रिजल्ट होता है, और जो हमारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको ऑब्जर्वेशन से हमको मिली है कि जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है दैट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट, और जो एंटीपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका बहुत ही हार्मफुल रिजल्ट होता है पेशेंट पर। एफोरिज्म 63, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एक्शन एंड द सेकेंडरी एक्शन subsequently affected by the living organism. तो 63 में बेसिकली प्राइमरी एक्शन की बात की गई है कि जब हमारी कोई भी एजेंट या मेडिसिन जो पहली बार हमारे वाइटल फोर्स पे जो उसका एक्शन होता है, ठीक है, उसको हम प्राइमरी एक्शन बोलते हैं, और जो हमारे वाइटल फोर्स का जो एक्शन होता है, जो उसकी रेजिस्टेंट एक्शन होता है, ठीक है, इस मेडिसिन के अगेंस्ट में जो वाइटल फोर्स एक्ट करता है उसको हम सेकेंडरी एक्शन बोलते हैं। तो जो मेडिसिन एक्ट करती है वाइटल फोर्स पे दैट इज़ द प्राइमरी एक्शन, एंड देन जब वाइटल फोर्स का जो हमारा रिवर्स रिएक्शन आता है उसको हम सेकेंडरी एक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली 63 में प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन के बारे में बताया गया। नाउ 64, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एक्शन। एफोरिज्म 64 में प्राइमरी एक्शन को एक्सप्लेन किया गया और सेकेंडरी एक्शन को बताया गया है कि दो टाइप्स के होते हैं। एक सेकेंडरी काउंटर एक्टिव होता है जो कि एकदम एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन होती है, और दूसरा हमारा क्यूरेटिव एक्शन होता है जो कि सिमिलर स्टेट होती है, ठीक है। नाउ
एफोरिज्म 65 में बात की गई है, द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीपैथिक प्राइमरी एक्शन रिजल्ट्स इन एन एग्जैक्टली अपोजिट स्टेट इन द सेकेंडरी एक्शन। 65 में ये बताया गया है कि जो हमारा प्राइमरी एक्शन होता है, एंटीपैथिक प्राइमरी एक्शन, वो अपोजिट तरीके से एक्ट करता है एकदम सेकेंडरी एक्शन में। ठीक है, मतलब अगर प्राइमरी एक्शन जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपना हाथ गर्म पानी में डालते हैं, ठीक है, तो पहले वो क्या होता है कि गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, बट जब वो हम हाथ गर्म पानी से निकाल देते हैं, व्हेन वी विड्रॉ दी हैंड फ्रॉम दी हॉट वाटर, और हम उसको अच्छे से सुखा लेते हैं, तो फिर वो कुछ टाइम में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये क्या है, सेकेंडरी एक्शन है। मतलब जो प्राइमरी एक्शन होता है वो क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट अपोजिट होता है सेकेंडरी एक्शन के। यही बताया गया है 65 में। नाउ एफोरिज्म 66, फ्रॉम द स्मॉल डोजेज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन द सेकेंडरी एक्शन ऑफ द वाइटल प्रिंसिपल merely shows itself in the restoration of balance of health। तो एफोरिज्म 66 में क्या कहा गया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन की जो स्मॉल डोजेज होती है, वो उससे क्या होता है कि जो हमारा वाइटल प्रिंसिपल का सेकेंडरी एक्शन है वो अपने आप को शो करता है बैलेंस ऑफ हेल्थ के रिस्टोरेशन में। ठीक है, मतलब कि माइन्यूट होम्योपैथिक डोजेस से ही हम सेकेंडरी एक्शन को देख सकते हैं, जो कि इनफ होता है हमारी हेल्थ को रीस्टोर करने के लिए। ठीक है, एफोरिज्म 67, these truths explain the salutary character of homeopathic treatment and perversity of the antipathic method। तो ये जो सच्चाइयाँ हैं, ये हमारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है, ये जो भी चीज़ें हैं, वो हमारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के सैल्यूटरी कैरेक्टर को, उसका जो सही तरीका है, द गुड कैरेक्टर, वो बताती है। और जो एंटीपैथिक मेथड का जो परवर्सिटी है, मतलब इलॉजिकल, बिना रीज़न के, और जो गलत तरीका है, विच इज़ करप्ट एक तरीके से बोल सकते हैं, वो दिखा रहा है। तो एफोरिज्म 67 में ये सब बोला गया है। देन एफोरिज्म 68, द सेकेंडरी एक्शन विथ होम्योपैथिक मेडिसिन इज सो ट्रांजिएंट एंड डिसअपियर्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। तो जो सेकेंडरी एक्शन होता है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन का, जब वाइटल फोर्स पे हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट करती है तो वो प्राइमरी एक्शन प्रोड्यूस होता है, और फिर जब वाइटल फोर्स एक्ट करती है हमारे उस मेडिसिन के अगेंस्ट, तो वो हमारा सेकेंडरी एक्शन होता है। तो ये जो सेकेंडरी एक्शन होता है बहुत ही ट्रांजिएंट होता है, टेम्परेरी, मतलब कुछ टाइम के लिए होता है, और अपने आप ही डिसअपियर कर जाता है। सो दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द एफोरिज्म 68। एफोरिज्म 69, hurtfulness of the antipathic treatment is proved by these results। एफोरिज्म 69 में बताया गया है कि एंटीपैथिक ट्रीटमेंट जो है उसकी हर्टफुलनेस क्या होती है। ठीक है, मतलब कितना ख़राब होता है। नाउ एफोरिज्म 70 में हमारा एक शॉर्ट समरी दिया हुआ है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। ठीक है, तो क्या हमने जो भी पढ़ा है ऊपर के एफोरिज्म्स में कि द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज़ द ओनली बेस्ट मेथड, और हमने पढ़ा है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमारा डिज़ीज़ क्या है, क्योर हो जाता है। देन फिजिशियन के नॉलेज के बारे में पढ़ा कि उसके पास कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, नॉलेज ऑफ डिजीज़ होना चाहिए, नॉलेज ऑफ रिपीटिशन। फिर वी स्टडीड अबाउट द पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़, अबाउट द कॉजेज ऑफ डिजीज़, अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर कैसे होने चाहिए। ठीक है, फिर वाइटल फोर्स के बारे में वी स्टडीड कि व्हाट इज़ द वाइटल फोर्स इन हेल्थ, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स इन डिजीज़। फिर हमने प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जब दो डिसिमिलर डिजीज़ मिलती है बॉडी में तो क्या कंडीशन बनती है, सिमिलर डिजीज़ मिलती है तो क्या कंडीशंस होते हैं, क्या रिजल्ट होते हैं। So that was all about the aphorisms from 1 to 70. Hope you all understood and hope it's all clear. If there is any doubt, you can ask me in the comment section. Hope you all like the video. So if you like the video, please do like, share and subscribe my channel for more videos like this. Thank you.